गुड मॉर्निंग क्लास 6। आज हम आपका हिंदी व्याकरण एवं रचना का चैप्टर 2 यानी कि पार्ट 2 पढ़ेंगे। पार्ट का नाम है वर्ण विचार। वर्ण विचार जैसा कि आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। इसमें वर्ण और अक्षर कैसे बनता है, उसकी परिभाषा और स्वर व्यंजन वगैरह आदि के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, पहले जो मनुष्य थे, आदि मानव थे, वह बोल नहीं पाते थे, उनको बोलना नहीं आता था, तो वह अपना संदेश संकेतों के द्वारा पहुंचाते थे। लेकिन धीरे 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 मनुष्य को बोलना आ गया, तो वो मौखिक बोलना शुरू कर दिया। ओके, उसके बाद से धीरे धीरे और उसमें बदलाव आया और उसने लिखित भाषा का प्रयोग करना शुरू कर दिया। तो मौखिक ध्वनियों के लिए जिन विशेष चिन्हों को निश्चित किया गया, उन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहा जाता है। हम किसी वाक्य के खंड कर सकते हैं, जैसे सौरभ ने मुझे फूल दिया। इसमें 5 शब्द प्रयोग किए गए हैं, सौरभ ने मुझे फूल दिया। अब इन शब्दों के भी निम्नलिखित खंड हो सकते हैं। हम 1 से 2 बता देंगे। सौरभ, ठीक है, स हलंत प्लस औ प्लस र हलंत प्लस अ प्लस भ हलंत प्लस आ, ठीक है। कितने वर्ण आए? 1 2 3 4 5 6 वर्ण आए आपके। 6 वर्ण आए। ने हलंत प्लस ए, मुझे फूल दिया। कितने सारे वर्ण हो गए आपके एक वाक्य में, ध्यान देने की बात है। तो अब हम किस निष्कर्ष पे पहुंचे कि उपर्युक्त खंडों और टुकड़ों का करना संभव नहीं है। इन चिन्हों को ही हम वर्ण कहते हैं। एक वाक्य था कि सौरभ ने मुझे फूल दिया। हमने उस वाक्य को खंडित किया और शब्द बना दिया, ठीक। नाम अलग कर दिया, उसका काम अलग कर दिया, कर्म अलग कर दिया। उसके बाद हम लोगों ने उस शब्द को भी टुकड़े टुकड़े कर दिए। जब हमने उस शब्द के टुकड़े किए तो क्या बच गया? स हलंत। अब वो स को आप और नहीं तोड़ सकते हो, हम उसी को क्या कहेंगे? वर्ण कहेंगे। तो परिभाषा क्या होगी? वह छोटी से छोटी वर्ण, वह छोटी से छोटी ध्वनि है जिसके और टुकड़े नहीं हो सकते। ऐसे में आप और भी शब्द ले सकते हैं। राम ने मुझे पुस्तक दी, सीता ने मुझे सहायता की। चलिए नेक्स्ट है वर्णमाला। प्रत्येक भाषा में विभिन्न ध्वनियों को लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित किए गए हैं। इन प्रत्येक ध्वनि के लिए एक पृथक चिन्ह होता है। इन ध्वनि चिन्हों को ही वर्ण कहते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो आप समझ ही गए होंगे। जो भी हम बोलते हैं, आवाज़ करते हैं, आवाज़ के दौरान जो एक एग्जैक्ट शब्द निकलता है, व्यवस्थित वर्ण निकलता है, आप उसको लिखते हो तो लिपि है। लेकिन वह लिपि से पहले क्या है? वर्ण है। और जब सिंगल एक अकेला वर्ण बचा रहेगा, उसको आप और अलग नहीं तोड़ सकते, उसको आप और अलग नहीं कर सकते। वर्णमाला, ठीक है। किसी भाषा के समस्त वर्णों के क्रमबद्ध समूह को उस भाषा की वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला हिंदी की भी होती है, वर्णमाला अंग्रेजी की भी होती है, वर्णमाला उर्दू की भी होती है, अन्य भाषाओं की भी वर्णमाला होती है। पर हमारी हिंदी की वर्णमाला अ से लेकर ज्ञ तक की मानी जाती है। जब इन वर्ण को हम लाइन से, पंक्तियों से लिखते हैं, व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं, तो हम उस व्यवस्था को क्या कहते हैं? वर्णमाला। वर्णों के भेद। वर्णों के 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोगवा। स्वर, पहला हम पढ़ेंगे स्वर। जिन वर्णों को बोलते समय हवा बिना किसी रुकावट के मुख से बाहर निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। स्वर के भेद। स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर और प्लुत स्वर। प्लुत स्वर। हाँ, स्वर के 3 भेद होते हैं, ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, प्लुत स्वर। ह्रस्व स्वर, जिन स्वरों के उच्चारण करने में बहुत कम समय लगता है, उन्हें हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे ये 4 होते हैं, अ, ई, उ, री। दीर्घ स्वर,
इनका उच्चारण करने में रस स्वरों की अपेक्षा अधिक समय लगता है, 2 गुना समय लगता है। ये 7 होते हैं, बड़ा, बड़ी, बड़ाऊ, ए, ऐ, ओ, औ, जैसा कि नाम से ही पता चल जाता है। प्लूत स्वर, इन स्वरों का उच्चारण करते समय इन स्वरों का उच्चारण करते समय ह्रस्व स्वरों से तिगुना समय अधिक लगता है। ये प्रायः पुकारने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, क्योंकि हम किसी का नाम झट से लेंगे तो वह नहीं सुन पाएगा, तो इसलिए नाम लेते समय हम लोग क्या करते हैं, थोड़ा देर तक बोलते हैं। वैसे इसका शुद्ध एक वर्ड आता है, एक ही वर्ड आता है, ओम। आप ओम को जल्दी नहीं बोल सकते। अगर आप ओम को जल्दी बोलते हो तो आप अशुद्ध बोलते हो, तो ओम में तिगुना समय लगता है। नेक्स्ट है व्यंजन। वे वर्ण जिनका उच्चारण करते समय फेफड़े से निकलने वाली वायु मुख में रुक कर बाहर आती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमारे जो फेफड़ों से जो हवा निकलती है वह आपके मुख में थोड़ी बहुत टकराती है, रुकती है, तभी बाहर आती है। इसके विपरीत स्वर में क्या होता है, वह आवाज़ या वह वायु आसानी से बाहर निकल जाती है बिना रोक टोक के। व्यंजनों के भेद। व्यंजनों का वर्गीकरण मुख्यतः 2 आधारों पर किया जाता है, स्पर्श के आधार पर तथा श्वास की मात्रा के आधार पर। यहाँ पे चूंकि आप क्लास 6 हो तो आपका जो है जो सिलेबस है व्याकरण के हिसाब से थोड़ा बढ़ा दिया गया है। पहले हम लोग पढ़ते थे दूसरा, और अब आपको थोड़ा विस्तृत में समझाना आपकी किताब में दिया हुआ है। स्पर्श के आधार पर, श्वास के आधार, श्वास की मात्रा के आधार पर। स्पर्श के आधार पर स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन 4 प्रकार होते हैं। ठीक, स्पर्श व्यंजन, उच्छिप्त व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। अब आते हैं हम स्पर्श व्यंजन पे। जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु यानी कि हवा, कंठ, दांत, मूर्धा, तालु अथवा ओंठों का स्पर्श करते हुए मुख से बाहर आती है, उन्हें हम स्पर्श व्यंजन कहते हैं। कंठ, जहाँ से हम लोग का टॉन्सिल होता है वहाँ से आवाज़ आती है। दांत, तीत समझते ही हो। मूर्धा, मूर्धा का अर्थ होता है आपका तालु और नीचे का भाग, मतलब सबको लेते हुए ऊपरी जो बीचों का भाग होता है, बीचों बीच, उस भाग को मूर्धा बोलते हैं। ओंठ, लिप्स आप समझते ही हो, यानी कि बोलते समय इन अंगों से, उस वर्ण को बोलते समय इन अंगों से अगर वायु टकराती है तो उस कैटेगरी में, उस श्रेणी में उनका नाम रख दिया गया है, उनको बांट दिया गया है। चलिए देखते हैं। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग, ये सभी स्पर्श व्यंजन हैं। इनका विवरण निम्न प्रकार है। देखिए, पहले में है क, ख, ग, घ, अंग, ये क वर्ग है और इनका उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से। अब क बोल के देखिए, क अंदर से सीधे आवाज आती है, ख, ग, घ, अंग। ठीक, आप बोले, मतलब ये स्पष्ट आपको समझाने के लिए मैं बोल रही हूँ। अब चूँकि ये ऑनलाइन ही है, क्लासरूम भी इसी को बनाना है, तो आप लोगों को कोशिश मेरा यही रहेगा कि समझ में आए बच्चों। मैं क्या करूं, मैं भी मजबूर हूं। बहुत इच्छा होती है आपको सामने फेस टू फेस आपसे बात करने की, आपको समझाने की। मैं भी उस दिन का इंतज़ार कर रही हूं, लेकिन अभी के लिए तो यही है। समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आप प्लीज़ हमको फिर से आप हमको बताइएगा, हम आपको फिर से समझाएंगे। उसके लिए आप परेशान मत होइए, हम बार बार समझाने का प्रयास करेंगे। चलिए, च, छ, ज, झ। तालु में देखिए कैसे टच हो रहा है, च, छ। तालु मतलब क्या होता है, आपका जो जीभ है नीचे टच करता है, नीचे वाले पार्ट को, नीचे वाले को। ठीक, च, छ, ज, झ, इया, ऊपर से टच करके नीचे आता है, झट झट, और धक्का मारता है। ठीक है, तालु को। नेक्स्ट है ट, ठ, ड, ढ, अड़। ट, ठ, ड, ढ, अड़, मूर्धा। मूर्धा का मतलब ऊपर वाला भाग, जहाँ टॉफ़ी वगैरह हम लोग खाते हैं तो खाते समय रगड़ जाता है, कट भी जाता है, उस भाग को हम लोग मूर्धा भाग बोलते हैं।
तो ट ठ बोलिएगा तो आपका जीभ आपके मूर्धा में जाकर लड़ेगा और बोलते समय लड़ रहा है, यानी कि वह क्या है, मूर्धा वाले कैटेगरी में चला गया है। नेक्स्ट है 4 त थ द ध न, दांत से, इसको दंती बोलते हैं। स्पष्ट है, त थ द ध न बोलते समय जीभ आपका दांत पे लड़ रहा है। 5 नंबर प फ ब भ म, अब आप इसको बोल रहे हो, ये आपके ओंठ पे लड़ रहा है, ठीक है। उच्छिप्त व्यंजन, ख नंबर, ड और ढ को भी व्यंजनों में सम्मिलित किया गया है। ये सभी स्पर्श व्यंजन है। इनका उच्चारण स्थान ड और ढ के समान मूर्धा में है। ड और ढ बोल के देखिए, आपका जीभ जो होता है वह ऊपर टकरा रहा है, इसीलिए इसको उच्छिप्त व्यंजन कहा गया है। अंतस्था व्यंजन, य र ल व, ये अंतस्था व्यंजन है। इनका उच्चारण स्वरों और व्यंजनों के मध्य का होता है। इनका उच्चारण जिह्वा, तालु, दांत और ओंठों के स्पर्श में से होता है, परंतु यह स्पर्श पूरा नहीं होता है। अंतस्था 2 शब्दों से मिलकर बनता है। अंतः जिसका अर्थ होता है बीच में और स्थ का अर्थ होता है स्थित होना। इन शब्दों से अर्ध स्वर भी कहा जाता है। जैसे मैंने पिछले 2-3 क्लास में समझाया है कि इसमें क्या होता है कि जो भी आप बोल रहे हो आपके बीचों बीच जीभ और मुंह के बीचों बीच घूमता है, वो इधर टच होता है, उधर टच होता है, ठीक है। किसी चीज़ को स्पष्ट क्लियरली नहीं टच करता है, वो किसी भी आपके मुख के भाग को बस जरा जरा सा छूता है, लेकिन वह अंदर ही अंदर व्यवस्थित रहता है, इसीलिए उसको अंतस्थ बोलते हैं। स्थित यानी अंदर ही आपका जीभ स्थित रहता है एक जगह, बस हल्का फुल्का हिलता डुलता है। ऊष्म व्यंजन, इन व्यंजनों का उच्चारण करते समय वायु के मुख से टकराने से ऊष्मा तथा गर्मी उत्पन्न होती है, इसीलिए इन व्यंजनों को ऊष्म व्यंजन कहते हैं। इनकी संख्या 4 होती है, श, श, दंती स और ह, ठीक है। आप इनको बोलोगे तो आपके मुख से गरम गरम हवा ऊष्मा निकलेगी, इसलिए इसका नाम ऊष्म व्यंजन है। श्वास की मात्रा के आधार पर स्वरों को 2 भागों में बांटा गया, अल्प प्राण, महाप्राण। अल्प प्राण में बहुत ही कम समय लगता है, सांस की मात्रा कम होती है, उन्हें अल्प प्राण कहते हैं। इसके अंदर प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण आता है, ठीक है, आगे समझाएंगे हम। और अंतस्थ ऊष्म ह को छोड़कर अल्प प्राण व्यंजन होते हैं, जैसे और दूसरा है ख, महाप्राण। आपके लिए इतना ही दोनों काफ़ी है, इतना समझ जाइएगा तो फिर आगे हम आपको और अच्छे से समझाएंगे नेक्स्ट वीडियो में। अभी समझिए कि महाप्राण, इसमें श्वास की मात्रा अधिक होती है, अधिक समय लगता है, और प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण ह महाप्राण व्यंजन होता है। अल्प प्राण और महाप्राण व्यंजनों का विवरण इस प्रकार है। अल्प प्राण क, ग, अंग, च, ज, इ, ट, ड, ण, ढ, त, द, न, प, ब, म, य, र, ल, व, श, स। ठीक है। महाप्राण में आ गया आपका जो है ख, घ, छ, झ, ढ, ढ, थ, ध, फ और भ। नेक्स्ट है संयुक्त व्यंजन जो 4 प्रकार के होते हैं, छ, त्र, ज्ञ। द्वित व्यंजन जो 2 व्यंजन एक ही जैसा होते हैं। और फिर मात्राएं, आपकी मात्राएं हैं। उसके बाद है आपका अयोगवा। अयोगवा अनुस्वार, अनुनासिक और विसर्ग होता है। अनुस्वार मात्रा के ऊपर बिंदी लगती है, अनुस्वार वर्ण के ऊपर चंद्र बिंदु लगती है, और विसर्ग जो शब्द के पीछे आपका प्रयोग होता है। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही। आपको अगर कुछ इसमें समझ में ना आया हो तो प्लीज़ बताइएगा, हम फिर से समझा देंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। होमवर्क बना लीजिएगा, इसके क्वेश्चंस